तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। एमएड थर्ड सेम की क्लास है और एक क्लास स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये पेपर आपके करिकुलम में है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की ये जो क्लास है एमएड थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यूनिट 1 की चौथी क्लास है। चौथी क्लास है। इससे पहले यदि हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था इस पेपर के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, फंक्शन ये देख लिया था। और उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में मेथड ऑफ स्टडी क्या होता है वो भी हमने दूसरी क्लास में देखा था। और तीसरी क्लास में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये दो जो टर्म हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है ये हमने तीसरे क्लास में देखा था। तो इससे थोड़ा सा हम आज आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा, आप देख सकते हैं, नीड फॉर अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन। कि एजुकेशन के अंदर सोशियोलॉजिकल अप्रोच की आवश्यकता किस प्रकार से पड़ती है, क्यों पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है। यानी एजुकेशन में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता कैसे पड़ती है वो चीज़ हम देखेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं मित्रों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर एमएड जो 2 इयर्स का आपका करिकुलम है उसके अंतर्गत हर सेमेस्टर वाइज क्लासेस अपलोड होती हैं और हर सेमेस्टर में मैं आपको कोई ना कोई पेपर पढ़ाते रहता हूँ। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप भविष्य में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं एजुकेशन से, तो हमने उसके लिए भी शुरुआत कर दी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो किसी भी प्रकार की सूचना के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि वहाँ पे हमारे फॉलोअर कम हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नीड फॉर अ सोशियोलॉजिकल अप्रोच इन एजुकेशन। शिक्षा में समाजशास्त्रीय अप्रोच को आप दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं या उपागम भी बोल सकते हैं। इसके दो अर्थ होते हैं, एक दृष्टिकोण एक उपागम। यहाँ पे हम दृष्टिकोण से रिलेट करेंगे। तो शिक्षा में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है कि शिक्षा में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की क्या आवश्यकता है, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या होता है, वो हमें देखना होगा। तो हम यहाँ पे सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या परिभाषा देख लेंगे, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की परिभाषा देख लेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे। अगर कहीं पे कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं कम्युनिटी टैब में कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करूँगा, तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा टिक करके, जिससे मैं समझूंगा कि आज ये जो मैंने लेक्चर लिया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो कम्युनिटी टैब में मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगा तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक। चलिए, और व्हाट्सएप चैनल पे यदि मैं कुछ भेजता हूँ तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि उस पर इमोजी भेजने का ऑप्शन रहता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए जब भी मैं कुछ व्हाट्सएप चैनल पे भेजता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच यानी कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की क्या परिभाषा है। तो देखिए,
यहाँ पे नाम से ही आप अर्थ समझ सकते हैं, समाज शास्त्र का दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। अब समाज शास्त्र का दृष्टिकोण है तो वो आम नहीं होगा, वो कोई थ्योरी के रूप में होगा। चलिए हम परिभाषा पढ़ लेते हैं क्या है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का तात्पर्य लोगों और उनकी स्थितियों की रोजमर्रा की समझ से परे सिद्धांत और अनुभव का उपयोग करना है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण जो होता है वो लोगों और लोगों की जो स्थितियां हैं, आप देखते होंगे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और लोगों की अलग अलग स्थितियां होती है। कोई सुख में होता है, कोई दुख में होता है, कोई संघर्ष कर रहा होता है, कोई बहुत पैसे कमा रहा होता है। तो उनकी जो रोजमर्रा की स्थिति है उनको उनकी जो रोजमर्रा की स्थिति है अ, और उसकी जो समझ है आम जनमानस में, जो आम जनमानस लोगों की स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं और एक समझ बनाते हैं, तो उस समझ से परे आम जनमानस जो समझ अपने दिमाग में बनाए हैं उससे परे, यानी उससे भी विस्तार में यदि कोई समझता है लोगों की स्थितियों को, लोगों की रोजमर्रा की जो स्थितियां हैं उनको कोई समझता है, तो वो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण ही समझने का कार्य करता है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है? ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी थ्योरियां हैं जो आम जनमानस की समझ से परे होती हैं। देखिए समझिए, एक डायग्राम है, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ों को आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, कॉन्संट्रेट आपको लेक्चर पे ही रखना है। अगर आप पूरे ध्यान से क्लास को नहीं देखेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपको समझ ना आए, इधर से उधर हो जाएं, और यही सबसे मेन है। इसको समझ गए तो आगे भी आप समझते चले जाएंगे। देखिए, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, आप जानते हैं कि इनके रोज़मर्रा की कुछ स्थितियां होती हैं, इनके कार्य करने के कुछ तरीके होते हैं, इनकी सभ्यता भी होती हैं, जो विभिन्न तरीके के वो अपने जीवन यापन करने के लिए चीज़ों को उपयोग में लाते हैं अपने दैनिक जीवन में। इनके कुछ वैल्यूज भी होते हैं, मूल्य होते हैं लोगों के। आप अपने को ही ले लीजिए, आपकी कुछ ना कुछ रोज़मर्रा की स्थितियाँ होंगी, डेली लाइफ के जो स्टेटस होगा, आप जो अपना कार्य करते होंगे उसका एक तरीका होगा, किसी न किसी संस्कृति से आप जुड़े होंगे, बहुत सारे साधन आप यूज करते होंगे, तो आपकी एक सभ्यता होगी, आपके एक मूल्य भी होंगे जिस पे आप अपने जीवन के निर्णयों को लेते होंगे। तो आपकी स्थितियां कैसी हैं, आपके कार्य करने के तरीके कैसे हैं, आपकी सभ्यता कैसी है, आपके मूल्य कैसी है, इसकी आम समझ किसको होती है? आम यानी जनरल अंडरस्टैंडिंग। इसकी आम समझ होती है आम जनमानस को। जैसे आपका कोई दोस्त है तो वो आपके बारे में आम समझ रखता होगा, आपके जो माता पिता हैं वो समाज के बारे में आम समझ रखते होंगे। लेकिन इन आम समझ से डेप्थ में जाके जो स्टडी करता है लोगों के रोजमर्रा की स्थितियों की, उनके कार्य करने के तरीकों की, उनके सभ्यता की, उनके मूल्यों की, आम समझ से परे, यानी आम समझ नहीं कि हम देखे और कुछ धारणा बना लिए, सिर्फ ये नहीं, इनसे परे यानी कि इन डेप्थ जाके स्टडी करता है, गो बियॉन्ड स्टडी करता है, यानी उसको डेप्थ में जाके स्टडी करने का प्रयास करता है। एक एक जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो सीन्स हैं, उसका विश्लेषण करता है, उस पर जांच करता है, तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट करता है, और उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालता है। तो वो कौन करने का काम करता है? वो समाजशास्त्र करने का काम करता है। तो लोगों की जो रोजमर्रा की स्थितियां हैं, उनके कार्य करने के जो तरीके हैं, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो आम समझ होती है लोगों में, उस आम समझ से परे जाकर, उस आम समझ से और भी विस्तार में जाकर उस आम समझ को स्पेसिफिक रूप से समझने का जो कार्य करता है, और स्पेसिफिक रूप से समझने के बाद थ्योरी देता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। वो क्या करता है कि लोगों की जो रोजमर्रा की स्थितियां हैं, उनके जो कार्य करने के तरीके हैं, उनके जो मूल्य हैं, उसकी जो आम समझ है आम जनमानस में, उससे
परे होकर उससे उससे इन डेप्थ में जाकर उनकी स्थितियों को इन डेप्थ में जाकर समझता है और समझने के बाद थ्योरी या सिद्धांत देने का कार्य करता है। और इस थ्योरी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इस थ्योरी का प्रयोग किया जाता है समाज को बेहतर बनाने में, समाज का नया निर्माण करने में, समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने में। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एक प्रकार का सिद्धांत देता है समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज में कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए, समाज को एक अलग प्रकार की दिशा देने के लिए, समाज में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने के लिए एक दृष्टिकोण देता है। देखिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो होता है वो लोगों की रोज़मर्रा की स्थितियों को इन डेप्थ में जाके समझता है और इन डेप्थ में जाके समझने के बाद वो क्या करता है, उसको थ्योरी के रूप में उसका विकास करता है और उसी थ्योरी को हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज को अच्छे से चलाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है, इसके 3 कार्य हो जाते हैं। पहला क्या होता है, वो आम जनमानस की जो स्थितियां हैं उनको इन डेप्थ में जाके वो समझता है। क्या करता है? इन डेप्थ में जाके समझता है। दूसरा क्या करता है, इन डेप्थ में जाके समझने के बाद विश्लेषण करने के बाद वो एक उसको थ्योरी के रूप में निष्कर्ष निकालता है और इसी थ्योरी का प्रयोग कैसे करना है, इसको यूज में कैसे लाना है, इस चीज़ को भी संदर्भित करने का काम करता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तो आपको ये चीज़ समझना है, जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो थ्योरी देता है और उसे किस प्रकार से, किस स्थिति में, क्या परिवर्तन हेतु उपयोग में लाना है, इसको भी वो बताता है कि समाज में किस प्रकार से उस थ्योरी को यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है, किस परिस्थिति में इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना है और समाज में क्या परिवर्तन लाने के लिए कौन से अप्रोच को यूज करना है। तो समाजशास्त्री जो अप्रोच होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अप्रोच हैं, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। इससे पहले हमारे मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किसे कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसके अंतर्गत समाजशास्त्रीय कई विषयों का अध्ययन करते हैं। जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो कई विषयों का अध्ययन करते हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे जो कह रहे हैं वह सामान्य ज्ञान से परे है। देखिए, जो सोशोलॉजिकल अप्रोच होता है वो जो आम जनमानस की समझ है, आम जनमानस जो बोल रहा है, आम जनमानस का मतलब जो लोग हैं, जो स्पेसिफिक ने जो समाज में रहने वाले आम लोग हैं, वो किसी बात को बोल रहे हैं तो उस बात से क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए, उस बात से आगे बढ़ के उसका महत्व होना चाहिए। क्योंकि आम लोग तो कुछ भी बोलते हैं लेकिन आप देखते होंगे उनकी बातों को कोई महत्व ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन समाजशास्त्री जब समाज के बारे में कोई अपनी बात रखते हैं तो वो सामान्य ज्ञान नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा कई विषयों का अध्ययन करते हैं, न जाने कितना विश्लेषण करते हैं, कई रिसर्च करते हैं, कई एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारा साक्षात्कार लेते हैं और तब जाके एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष को थ्योरी के रूप में सामने लेके आते हैं और बताते हैं कि इस थ्योरी का उपयोग हम समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज में जो संघर्ष चल रहे हैं इनको खत्म करने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, दैट इज सोशोलॉजिकल अप्रोच। ठीक, चलिए अब हम आगे ये बात करेंगे कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, या इसे हम फंक्शनल थ्योरी भी बोलते हैं, लेकिन जो आपका शुद्ध नाम है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी। हिंदी में इसे हम बोलेंगे संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत। हाँ, या प्रकार्यवाद के जगह आप इसे कार्यात्मकता सिद्धांत बोलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। कार्यात्मकता सिद्धांत, ये आपका पहला सोशोलॉजिकल अप्रोच का टाइप है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा है वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसे कि हम संघर्ष सिद्धांत बोलते हैं। तीसरा जो है वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत।
तो ये जो तीनों अप्रोच हैं समाजशास्त्र के, ये क्या करते हैं, समाज को हम किस तरीके से, समाज को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाने का मतलब प्रगति के रास्ते पे ले जा सकते हैं, समाज की निरंतरता बना रहे, यानी समाज रन करता रहे अच्छे तरीके से, और समाज के जो अचीवमेंट हैं, एक जो सोसाइटी होता है वो हायर से हायर अचीवमेंट करना चाहता है कि वो उसके कुछ फ्यूचरिस्टिक गोल्स होते हैं, कुछ भविष्य में प्राप्त करने की योजनाएं होती हैं कि हमारा समाज इस स्तर पे चला जाए, हमारा समाज इस लेवल पे चल जाए, तो वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त भी कर सके। तो समाज की प्रगति हो, उसकी अच्छे से निरंतरता बनी रहे और वो अपने भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए ये तीनों थ्योरियाँ क्या करती हैं, काम करती हैं। इन तीनों थ्योरियों को यदि हम किसी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सोसाइटी बहुत ही अच्छे से रन करेगी। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं करूँगा क्या कि सबसे पहले हमने आपको सोशोलॉजिकल अप्रोच का डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद मैंने इसके टाइप्स भी आपको बता दिए। अब ये तीनों टाइप्स मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँगा, बताऊँगा कि ये तीनों जो टाइप्स हैं सोशोलॉजिकल अप्रोच के, वो किस प्रकार से समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं, इन्हें इम्प्लीमेंट करके कैसे सोसाइटी को अच्छे तरीके से रन कराया जा सकता है। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन तीनों अप्रोच को यदि हम एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो एजुकेशन हमारा कैसे अच्छे से रन करेगा, और एजुकेशन के अंदर हम सोशोलॉजिकल अप्रोच, इन तीनों अप्रोच को इम्प्लीमेंट क्यों करें, अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। लेकिन एक एक करके देखेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आते जाएं और आप सभी चीज़ों से जुड़ते जाएं। तो देखिए, जो पहला अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक कार्यात्मकता सिद्धांत। तो जो ये थ्योरी है या फिर जो सोशोलॉजिकल अप्रोच के मैंने तीनों टाइप्स बताए, वो तीनों ही चीज़ फोकस एक ही चीज़ पे करती हैं, टारगेट अचीव। किसी भी सोसाइटी के कुछ टारगेट्स होते हैं, तो वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण को समाज में अपनाने के लिए बल देते हैं। प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी, समाज की प्रगति हो सके। रन टू सोसाइटी कंटिन्यूसली, समाज निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाए, यानी कि एक जगह न रुके। तो देखिए, इस थ्योरी का नाम है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी। ये यानी स्ट्रक्चर की बात करता है, ये बोलता है कि एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए हमारा समाज। समाज के जो विभिन्न अंग हैं, जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, उसको हम एक एक पार्ट करके न देखें, उसको होल रूप में देखने का हम प्रयास करें। अगर ये होल रूप में मिलकर एक साथ जुड़कर काम नहीं करेंगे तो समाज अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। यानी ये स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। अब स्ट्रक्चर कैसे, आप देखते होंगे कि समाज सेंटर में है, और इसके स्ट्रक्चर में आप देखते होंगे समाज परिवार से चलता है। भाई, परिवार में ही कई व्यक्ति होते हैं, बिना व्यक्तियों के तो समाज चल नहीं पाएगा। परिवार के लिए धर्म भी होता है, वो अब किसी न किसी धर्म को अपनाते हैं ताकि वे अच्छे रास्ते पे चलें। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होती है, व्यवसाय कोई ना कोई करते हैं, न्यायिक व्यवस्था भी होती है। तो समाज के विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, परिवार, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, न्यायिक व्यवस्था। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को हम समाज से अलग कर दें तो क्या समाज अच्छे से चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। अगर हमें समाज को अच्छे से रन कराना है तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, इन सभी के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि धर्म का अपना जो रोल है उसको वो अच्छे से निभाए ताकि समाज में जो इसका योगदान है वो अपने समाज को योगदान दे सके। परिवार का जो रोल है वो उसको अच्छे से निभाए। शिक्षा का समाज के प्रति जो दायित्व है और समाज का जो शिक्षा के प्रति दायित्व है, दोनों एक दूसरे के प्रति अपने कार्य को सही से करें। तो इन सभी के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटर रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि धर्म अपना एक अलग पक्ष है, वो अपने लिए का, धर्म भी समाज के लिए होता है और समाज भी धर्म के लिए होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर फॉर्म में होने चाहिए, सब में इंटर रिलेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म में है तो समाज अच्छे से रन कर पाएगा, अथवा समाज क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे रुक जाएगा। तो अगर इस थ्योरी को हम समाज के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या मतलब होगा कि सारे चीज़ स्ट्रक्चर में होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, उनमें इंटर रिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक एक पक्ष का, जैसे कि धर्म का, परिवार का, न्यायिक व्यवस्था का, व्यवसाय का, शिक्षा का, ये सभी समाज के प्रति समर्पित होंगे और समाज भी इनके प्रति समर्पित होगा। तो ये जो थ्योरी है ये मैक्रो लेवल की थ्योरी कहलाती है, इसे हम मैक्रो सोशियोलॉजी भी बोल देते हैं। और ये जो थ्योरी है वो होल फॉर्म में सोसाइटी को देखने का कार्य करती है। वो बोलती है कि सोसाइटी को हम संपूर्ण रूप में देखेंगे, एक रूप में नहीं देखेंगे, यानी धर्म के रूप में हम सोसाइटी को सिर्फ नहीं देखेंगे। अगर हम समाज की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो विभिन्न एस्पेक्ट्स आ रहे हैं ये सारे इसी के अंग हैं, और सब में कोऑपरेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, इंटर रिलेशन है, तभी समाज अच्छे से रन कर पा रहा है। इस चीज़ की बात करती है। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, सोसाइटी अगर स्ट्रक्चर्ड रहेगी तो वो क्या करेगी, अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से चलेगी। अगर उसमें से कोई भी पार्ट अलग हो गया, अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, धर्म अलग हो गया, शिक्षा अपना अलग काम कर रहा है, समाज की बात ही नहीं मान रहा है बिल्कुल, तो क्या होगा, समाज अच्छे से रन नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है। आप मानव का शरीर जानते होंगे, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, आप ह्यूमन बॉडी को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो जो मानव शरीर तभी उपयोगी है जब उसके समस्त अंग स्वस्थ हों और आपस में संगठित हों। अगर उसका कोई भी अंग असक्षम है तो मानव का शरीर उचित तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर आपस में सारी चीज़ें संगठित होती हैं, जुड़ी होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से अपना फंक्शन करती हैं, रन करती हैं। हमारा जो बॉडी है, अगर हमारे बॉडी से हाथ अलग हो जाए, पैर न हो हमारे पास, हमारी आंखें वर्क न करें, तो क्या जो अभी हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन करता है वो उस स्थिति में कर पाएगा? अगर हमारे हाथ ना हो, पैर ना हो, या आंखें ठीक से काम ना करें, तो हमारा बॉडी क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। हमारा बॉडी जिस प्रकार से हम अभी स्वस्थ तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, अगर हम संगठित रहेंगे, तो क्या होगा, अच्छे से हमारे परफॉर्मेंस होगी और हम आगे की ओर जाएंगे। तो यह थ्योरी स्ट्रक्चर्ड करने पे बात करती है कि सभी को आपस में जोड़ के रखना है और सभी एक दूसरे के लिए कार्य करें। कोई भी अपना मतलब एक अलग रूप, अपने को एक अलग रूप में नहीं देखेगा, होल फॉर्म में हमको देखना है। ये चीज़ है। देखिए, इस प्रकार यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि समाज के विविध पक्ष, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इनको आपस में जोड़कर इंटर रिलेटेड उचित सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जो समाज के विविध पक्ष हैं, हमने बताया धर्म, शिक्षा, न्यायिक व्यवस्था और जो आपका परिवार हो गया, ये सारे क्या हैं, अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं, तभी हमारा समाज रन कर रहा है। जिस दिन ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे तो समाज रन नहीं करेगा। तो इनको आपस में जोड़ कर ही, इनमें इंटर रिलेशन बनाकर ही सामाजिक गतिशीलता को और सकारात्मक सामाजिक गतिशीलता को सुनिश्चित किया जा सकता है, ये थ्योरी बोलता है। अब इसी थ्योरी में दूसरा वर्ड क्या आता है, फंक्शनलिज्म। तो ये फंक्शन की भी बात करता है कि एक जो समाज है उसमें उसके क्या कार्य होने चाहिए, वो किस प्रकार के कार्य करेगा तो समाज जो रन कर रहा है, जो समाज चल रहा है, वो कभी रुकेगा नहीं। तो समाज के अंदर एडप्टेशन होनी चाहिए, यानी अनुकूलन होना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि हम जब गर्मी का मौसम होता है तो हम एक शर्ट पे, एक टी शर्ट पे पूरी गर्मी बिता देते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी का मौसम आता है तो हमें मोटे मोटे स्वेटर पहनने होते हैं। अगर हम मोटे मोटे स्वेटर ना पहने तो हमें सर्दी लग जाएगी, बहुत लोग तो ठंड के मारे मर भी जाते हैं। तो हमारे अंदर एडप्टेशन होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार समाज के लोगों में बदलने की क्षमता होनी चाहिए, समाज को बदलने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज रन कर पाएगा। एक एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं, पहले टेक्नोलॉजी का युग नहीं था, लेकिन आज तकनीकी का युग है, मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई आप देखते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो समाज उसी तरीके से बदल रहा है। आज अगर हम कंप्यूटर ना सीखें, हमें मोबाइल सही से यूज करने ना आए, हमें इंटरनेट की यूटिलिटी
का इम्पोर्टेंस अगर हम न जानें तो हम समाज में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो समाज के लोगों में बदलने की क्षमता होनी चाहिए, तभी समाज अच्छे से रन करता है। गोल अटेनमेंट होना चाहिए कि जो हमने गोल तय किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। एकीकरण कैसे होगा? जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, वो आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा सबको, और आपस में वो उनके बीच कोऑपरेशन होगा, तो इंटीग्रेशन होगा। आप देखते होंगे सभी धर्म के लोग हम लोग कैसे जुड़ के रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच आम सहमति है किस चीज़ को लेकर? राष्ट्र को लेकर, नेशन को लेकर। बोलते हैं ना, नेशन फर्स्ट आफ्टर ऑल। तो ये चीज़ है। तो जब राष्ट्र की बात आती है तो हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी राज्य के हों, एक मत पे आ जाते हैं। तो एकीकरण होना चाहिए। लेटेंसी। लेटेंसी का अर्थ होता है छिपी हुई। देखिए क्या होगा कि हमारे अंदर कुछ छुपी हुई प्रतिभा होगी, कुछ छुपी हुई हमारी शक्ति होगी, हमारे समाज की, हमारे लोगों की। अगर उन शक्तियों को हम पहचान लें, उन शक्तियों को हम पहचान कर यूज में लाना शुरू कर दें, उसको प्रयोग में लाना शुरू कर दें, तो जो फ्यूचरिस्टिक गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट की जा सकती है, जो भविष्य में हमारे उद्देश्य हैं। जैसे कि आप देखते होंगे अभी आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका एक नारा है कि मैं भारत को पहले नंबर पे देखना चाहता हूँ। मोदी जी का नारा है कि वो भारत को विश्व में पहले वैश्वीकरण करना चाहते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन इंडिया का करना चाहते हैं। G20 इसलिए उन्होंने बनाया भी था। राहुल गांधी जी आप देखते होंगे वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। तो सबके अपने अपने गोल्स हैं। तो यदि अगर समाज के लोगों में जो प्रतिभा है, अगर उसको हम सही से प्रयोग में लाते हैं तो इन सभी गोल्स को क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है। तो इस सिद्धांत में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला तो स्ट्रक्चर, दूसरा फंक्शंस। कि पहले तो समाज, सोसाइटी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपस में स्ट्रक्चर्ड रहें, और दूसरा जो समाज के फंक्शन हैं, जो समाज में लोग रहते हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर हों। अगर वो प्रॉपर रहते हैं तो समाज नहीं रुकेगा, और जो थ्योरी का उद्देश्य है कि समाज को रन कराना है, उसे प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, वो इजी तरीके से पूरे हो जाएंगे। इस सिद्धांत का श्रेय टोलकोट पर्सन्स को जाता है, रॉबर्ट मर्टिन को जाता है इस सिद्धांत का श्रेय। अब इसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो है आपकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत। जो संघर्ष सिद्धांत है ये स्पेशली संघर्ष के ऊपर बात करता है, स्ट्रगल के ऊपर बात करता है। अगर हम जनरली तौर पे देखें तो कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, तनाव, प्रतिस्पर्धा, जिसे कि हम कंपटीशन बोलते हैं। आपसी जो खींचतान आप देखते होंगे, ऊपर नीचे जो चढ़ा चढ़ी करते हैं, मतलब कि जैसे कि आप कभी आगे आ गए थोड़ा सा मेहनत करके, फिर आपको गिरा के वो आगे चला गया, तो ये खींचतान भी मतलब देखने को मिलता है। तो आप ये संघर्ष जो सिद्धांत हैं इस थ्योरी में सारे चीज़ से रिलेट किया गया है, संघर्ष से, तनाव से, प्रतिस्पर्धा से, खींचतान से। इसका भी उद्देश्य वही है कि भाई समाज को रन कराना है। समाज को रन इस थ्योरी के माध्यम से कैसे कराया जा सकता है? आप देखते होंगे कि समाज में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है, समाज में कुछ चीज़ों को लेकर संघर्ष विद्यमान रहता है, तो उस संघर्ष को क्या करना है? रिमूव कर देना है, ख़त्म करना है। अगर संघर्ष को ख़त्म कर देते हैं तो फिर क्या होता है? रिजल्ट अच्छा आता है। आप सुने होंगे संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, तो उस सफलता से समाज का विस्तार होगा, समाज आगे जाएगा। और समाज में हमको कहीं कहीं पे कंपटीशन भी लाना है, प्रतिस्पर्धा भी लाना है। तो संघर्ष को हम प्रतिस्पर्धा के रूप में भी यहाँ पे देखेंगे। प्रतिस्पर्धा कैसे लाना है? ताकि जो अलग अलग लोग हैं वो अपने प्रतिभा पे अच्छे से काम कर पाएँ, वो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करें प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। और अगर वो उनमें उनके बीच में कंपटीशन होगा तो जो भी प्रोडक्टिविटी है वो क्वालिटेटिव होगी। ठीक, इस थ्योरी का प्रतिपादन किए थे कार्ल मार्क्स, और ये भी मैक्रो लेवल की थ्योरी है। ये भी समाज को होल रूप में देखने का काम करती है। ये भी बोलती है कि समाज को हम होल रूप में देखेंगे। चलिए, ये थ्योरी जिन जिन चीज़ों पे बात करती है मैं बताता हूँ। स्पेशली ये संघर्ष के बारे में बोलती है, जैसे कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोशल सामाजिक समूह हैं। आप देखते होंगे समाज में कई तरह के समूह हमें देखने को मिलते हैं। एक
प्रोलेटेरिएट वर्ग होता है आपका, जिससे कि हम श्रमिक वर्ग बोलते हैं। आप देखते होंगे समाज में एक तरफ कौन रहता है, मजदूर होते हैं जिन्हें कि हम कामगार भी बोलते हैं, और दूसरे तरफ कौन होते हैं, बुर्जियाज यानी कि संपत्ति जीवी जो मालिकाना हक रखते हैं। और इसी के अंतर्गत आप कैपिटलिस्ट को भी ले सकते हैं जो पूंजीपति होते हैं, जैसे आपके अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब क्या है, संपत्ति जीवी हैं, कैपिटलिस्ट हैं। और मजदूर कौन हैं, जो काम करते हैं, जो कामगार हैं, वो लोग मजदूर हैं। तो समाज क्या है, आप देखते होंगे अलग अलग समूहों में बटा होता है। एक श्रमिक वर्ग है, एक आपका मालिकाना वाला वर्ग है, और इसी तरह आप स्त्री और पुरुष के भी बीच में देख सकते हैं। समाज दो रूप में बटा है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, इन दोनों के बीच में भी संघर्ष चलता रहता है। तो श्रमिक वर्ग और मालिकाना वर्ग दोनों के बीच में आप देखते होंगे संघर्ष हमेशा चलता रहता है, और जो स्त्री और पुरुष हैं इनके बीच में भी संघर्ष चलता रहता है। तो ये संघर्ष को हमें दो रूप में यहाँ पे लेना है इस थ्योरी के अनुसार। पहला कौन सा रूप, की पहला तो इस संघर्ष को यदि हम कंपटीशन के रूप में लेते हैं, कंपटीशन के रूप में लेते हैं, तो क्या होगा, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस कर पाएंगे जो लोग हैं। और दूसरा क्या है कि इस संघर्ष से हमें निकलना है, इस संघर्ष से हमें परे जाना है। तो क्या होगा कि इस संघर्ष को हमें ख़त्म करना होगा, रिमूव करना होगा, ताकि जो ये नकारात्मक चीज़ें हैं वो दूर हो जाएं। तो संघर्ष को जब हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो कंपटीशन के रूप में लेंगे, और संघर्ष को जब हम नेगेटिव रूप में लेंगे तो यानी हम कुछ परेशानी में हैं, हमारे पास मुसीबतें हैं, हम मुसीबतों से जूझ रहे हैं, तो उससे कैसे परे जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो संघर्ष हैं, जो समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करना होगा। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये जो थ्योरी है ये डायलेक्टिक्स की भी बात करती है, द्वंद्ववाद की बात करती है। द्वंद्ववाद के अंतर्गत ये एक चक्र के ऊपर बात करती है, एक साइकिल के ऊपर बात करती है। ये क्या बोलती है कि सबसे पहले क्या आता है, थेसिस। थेसिस को आप कोई भी बात या अवधारणा से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी थेसिस आता है, सबसे पहले समाज में कोई आम सहमति बनती है किसी चीज़ को लेके, और उसके बाद एंटीथेसिस आता है, उस समझ के विरोध में भी कोई अपनी बात को रखता है कि नहीं ये बात तो गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर थेसिस और एंटीथेसिस के लड़ाई में जो चीज़ निकल के आती है उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस, यानी कि संश्लेषण, और इसको ही आमतौर पे लोग मान लेते हैं सार्वभौमिक स्तर पे। और फिर संश्लेषण से क्या होता है, ये थेसिस पे पहुंच जाती है, फिर कोई नया बात आती है, फिर उसका एंटीथेसिस होता है, और दोनों की लड़ाई से निष्कर्ष निकलता है। तो ये प्रक्रिया समाज में चलती रहती है, और इस प्रकार से समाज आगे बढ़ता रहता है। तो इस चीज़ को भी हमें इस थ्योरी के अंदर जानना है। और इसके बाद आप देखिए, हमने अभी आपको ऊपर में बताया कि समाज क्या है, कुछ समूहों में बटा है। एक तरफ आपका गरीब वर्ग है, एक तरफ आपका अमीर वर्ग है। गरीब वर्ग में कौन है, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, वो लोग हैं, गरीब, किसान, श्रमिक, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या रहता है, स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है। तो स्ट्रगल किस चीज़ को लेके रहता है, रिसोर्सेस को लेके रहता है, संसाधन को। कोई चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन रहे, अमीर वर्ग चाहता है मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन रहे। तो दोनों के बीच में ये संघर्ष रहता है। पावर को लेके संघर्ष दिखता है, डोमिनेंस को लेके। आप देखते होंगे कि हर पार्टी आज गरीब की बात तो करती है, लेकिन गरीबों को हक नहीं देती है, सिर्फ सत्ता तक आने के लिए ही वो संघर्ष करती है। तो ये जो संघर्ष है संसाधन के रूप में है, पावर के रूप में देख सकते हैं। कुछ लोग संघर्ष करते हैं रिस्पेक्ट और इमेज पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो ये जो समाज में हमें संघर्ष दिखता है, रिसोर्सेस को लेकर रहता है, लोगों को संसाधन नहीं मिलते हैं, अपने अधिकार नहीं मिलते हैं, तो वो संघर्ष करते हैं। लोगों की भागीदारी नहीं होती है सत्ता के रूप में, राजनीति में, तो भी वो संघर्ष करते हैं। उनको जो उचित सम्मान है, जो उचित प्रतिष्ठा है, वो नहीं मिलता है, तो भी वो संघर्ष करते हैं। तो ये जो सारे संघर्ष हैं, ये आप कैसे संघर्ष हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो एक वर्ग क्या है, वो हमेशा नीचे जाता जाएगा, और एक वर्ग है जो हमेशा ऊपर जाता जाएगा। जैसा कि अगर आप अभी राहुल गांधी जी को सुनते होंगे,
मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गरीबों को जो संसाधन पे उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में जो उनकी भागीदारी है उनको वो नहीं मिल रहा है। और आज भी आप देखते होंगे जो शेड्यूल कास्ट के हैं जो लोग हैं या जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश के अंदर आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो सुने होंगे, कोई आदिवासी युवक पे एक बीजेपी के ही कोई नेता थे उस पे पेशाब कर दिए थे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके की घटनाएं घटती है। तो यही चीज़ है कि जो गरीब वर्ग है, जो हमेशा नीचे चला जा रहा है, उसको संसाधन नहीं मिल पा रहा है, उसको भागीदारी नहीं मिल पा रही है, उसको उचित सम्मान समाज में नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेके संघर्ष बना हुआ है। अगर इस संघर्ष को एड्रेस कर दिया जाए, इस संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए, तो समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, वो रन करना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ है, ये अप्रोच क्या बोलता है कि समाज में जो संघर्ष हैं नकारात्मक चीज़ों को लेके पर समस्याओं के रूप में जो संघर्ष हैं उनको एड्रेस करना होगा। इसके बाद आप देखते होंगे कि इन संघर्षों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। भाई ऐसे जो संघर्ष हैं संसाधन को लेके, सत्ता को लेके और प्रतिष्ठा को लेके, इनका प्रभाव क्या पड़ता है? इनका प्रभाव देखिए दो तरीके से पड़ता है। समाज में लाभकारी भी परिवर्तन आ सकते हैं और उग्र परिवर्तन भी आ सकता है। लाभकारी परिवर्तन अगर आता है तो उसे हम रेवोल्यूशन यानी क्रांति के तौर पे देखेंगे। लाभकारी अगर कंपटीशन है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कि भैया जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करें, इसलिए थोड़ा प्रतिस्पर्धा क्रिएट किया गया है, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाया गया है, तो भी सही है क्योंकि लोग उसमें क्या होगा अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। आप क्लास के अंदर भी देखते होंगे कंपटीशन होता है, वो सोचता है ज़्यादा मार्क्स मैं ले आऊँ, वो सोचता है ज़्यादा मार्क्स मैं ले आऊँ। पॉलिटिकल लीडर के बीच में भी देखते होंगे कि वो सोचते हैं कि मेरी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल जाएँ, इसलिए समाज के विभिन्न पक्षों पर बात करने की कोशिश करते हैं। अगला लीडर सोचता है नहीं मेरे को ज़्यादा। तो प्रतिस्पर्धा का होना अच्छा है, लेकिन वही प्रतिस्पर्धा स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी में बदल जाए, असमानता में बदल जाए कि आप किसी को उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसको संसाधन नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वैसे स्ट्रगल का समाज में उग्र परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, वार हो सकता है, युद्ध के रूप में वो परिवर्तन दिख सकता है। आप गरीबों का शोषण करते जाइएगा लगातार, आप जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनका लगातार शोषण करते जाइएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? एक लिमिट तक ही तो सहेंगे। अगर लिमिट क्रॉस होगा तो फिर क्या होगा? वो आंदोलन होगा। आप देखे होंगे फ्रांस हो, रूस हो, आपका जर्मनी हो, भारत हो, हर जगह क्रांति आई है। और क्रांति कब आई है? जब लिमिट क्रॉस हुई है शोषण का, हरसमेंट का। तो ये चीज़ है। अगर स्ट्रगल का इम्पैक्ट समाज पे लाभकारी पड़ रहा है तो रेवोल्यूशन के रूप में दिखेगा, कंपटीशन के रूप में दिखेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर उग्र परिवर्तन हमें देखने को मिला तो समाज में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता बढ़ेगी, युद्ध आने की संभावना बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समाज रन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस थ्योरी को लाया गया है कि समाज में जो अलग अलग तरीके का संघर्ष हैं अलग अलग रूप में, उनको एड्रेस किया जा सके और जो संघर्ष पॉजिटिव हैं उनको बनाए रखा जा सके ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। अब ये संघर्ष, ऐसा संघर्ष भैया क्यों देखने को मिलता है जो नेगेटिव संघर्ष है, जो गरीब वर्ग नीचे चला जा रहा है और अमीर और ऊपर चला जा रहा है? तो ऐसा जो समाज का स्वरूप दिख रहा है, ये जो संघर्ष है समस्याओं के रूप में, तो ये संघर्ष क्यों देखने को मिलता है? तो सामाजिक सहमति सीमित है। सामाजिक सहमति का मतलब क्या है कि समाज के जो लोग हैं वो कुछ अच्छे चीज़ों पे सहमति क्या है कि सीमित मात्रा में देते हैं। जैसे कि लड़कियों को पढ़ाने का मुद्दा हो गया, तो आप देखते हैं कि आज भी लोग खुल के कतराते हैं ये बोलने में कि लड़कियों को पढ़ाया जाए। उनको लगता है कि अगर लड़की को पढ़ने के लिए हॉस्टल वगैरह भेज दिए तो वो क्या करेगी? प्यार मोहब्बत में फंस जाएगी, लव जो प्रेम प्रसंग होता है उसके चक्कर में फंस जाएगी और अपने माँ बाप का नाम बर्बाद कर देगी। ऐसा उन लोग का पूर्वाग्रह मन में बना रहता है, जो कि गलत होता है। तो लोग बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पे खुल के बोलने से घबराते हैं।
जैसे कि आप देख लिए होंगे कि लव मैरिज को ही लेके लोग बहुत घबरा जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को लेके लोग खुल के नहीं बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते संघर्ष बना रहता है। असमानता व्यापक है। आप ऐसे तो देखते होंगे लोग दिव्यांगों की बहुत बात करते हैं कि नहीं दिव्यांगों को मदद करना चाहिए, लेकिन अगर आपके बीच बगल में कोई लंगड़ा या फिर जिसके पैरों में असक्षमता है वो बैठ जाए, या आपके बगल में कोई अंधा बैठ जाए, तो आप उससे घिन टाइप का करने लगते हैं, आप उससे दूर जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ बैठकर खाना खाए। अगर कोई चेहरे से सुंदर नहीं है, किसी का चेहरा जल गया है, तो आप उसको साथ में बैठाते नहीं हैं। तो ये जो असमानता है वो व्यापक स्तर पर है, हर चीज़ में असमानता है। तो इसके चलते भी ऐसा संघर्ष देखने को मिलता है। भागीदारी समान रूप से नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो हैं, उनको जो भागीदारी समाज में मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। 69,000 भर्ती, जो शिक्षक भर्ती अभी निकली थी, आप देख सकते हैं उदाहरण। तो इसी प्रकार का हर सेक्टर में उनको भागीदारी नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद क्या है, सामाजिक व्यवस्था प्रमुख समूहों द्वारा हेर फेर और नियंत्रण पर आधारित है। आज भी समाज के ऊपर, जो समाज में हमारी व्यवस्था देखने को मिल रही है, उस पर नियंत्रण किसका है? कुछ ही समूहों का है, और कुछ कैसे समूहों का? जो प्रमुख हैं। आज इस देश को आप देखते होंगे, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो बोलते हैं कि अडानी अंबानी चला रहे हैं, उनके मनमर्जी से कार्य होता है, आरएसएस जो बोल देती है वो होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुछ प्रमुख समूह हैं सिर्फ वही देश को नहीं चलाएंगे। वो क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन कर देते हैं बहुत सारे चीज़ों का। गांधी जी को आप देखते होंगे कि गांधी जी के प्रति लोग कितना घृणा रखते हैं, कितना क्रोध का भावना रखते हैं। ऐसा भावना क्यों रखते हैं? जबकि वो देश के ऐसे लीडर थे जिन्होंने आंदोलन को गति दी, अपना पूरा जीवन भारत देश के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन क्या है, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन हमारे देश में किया जाता है। वीर सावरकर, जो सावरकर हैं, उनका महत्व ज़्यादा दिखाया जाता है किसके अपेक्षा? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनकी अपेक्षा। तो ये जो हेर फेर है, जो मैनिपुलेशन है, ये समाज के कुछ प्रमुख समूहों के द्वारा कर दिया जाता है और समाज पे नियंत्रण पा लिया जाता है। तो समाज जो सही दिशा में जा सकता था, वो फिर क्या होता है, वो गलत दिशा में जाने लगता है। ये चीज़ है। चलिए आगे देखिए। इस प्रकार का सामाजिक संघर्ष इसलिए भी बना रहता है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन तेजी से अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रही हैं, जैसे तैसे समाज आगे बढ़ते जा रहा है। प्रभावशाली समूहों व अधीनस्थ समूहों में समाज बट के रह गया है। यानी वही प्रभावशाली समूह का मतलब कि एक तरफ अंबानी अडानी हैं और एक तरफ अधीनस्थ समूह यानी गरीब लोग हैं। छोटे छोटे जो मीडियम स्केल के इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम स्केल्स के लोग हैं, जो नौकरी में भागीदारी हैं, वो लोग अभी भी दबे हुए ही हैं क्योंकि उनको वो उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ है। तो इसलिए ऐसा संघर्ष देखने को मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज प्रगति करे, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज अच्छे दिशा में आगे जाए, तो ये जो संघर्ष है समस्याओं के रूप में, इन संघर्ष को एड्रेस करना होगा, इनको रिमूव करना होगा। एड्रेस कैसे कर सकते हैं, इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो समान हिस्सेदारी सबसे पहला कदम होगा कि हमारे देश में जो जातिगत जनगणना है वो करानी होगी, कास्ट सेंसस कराना होगा, और जितने लोग हैं अलग अलग समूह के, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, जनरल, ईडब्ल्यूएस और भी जो कैटेगरियां हैं, वो सारे लोग कितने हैं ये पता करना होगा और सबको समान हिस्सेदारी देनी होगी। शिक्षा में जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें समान सीट देना होगा। नौकरियों में जितनी भी वैकेंसी निकलती है ये आरक्षण को ध्यान में रखा जाए। व्यापार जगत में उनको समान हिस्सेदारी उनको मिले, यानी सरकार की तरफ से उनको मदद दी जाए। राजनीति में जो आप देखते होंगे कि आपके लोकसभा में टोटल 572 सीट हैं। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसी के करीब आपका सीट है, एक बार देख लीजिएगा इसको, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि उदाहरण हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के विधानसभा में क्या है, 230 सीटें हैं। तो इन 230 सीटों में एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, महिला सबको समान रूप में सीट मिलना चाहिए। ये चीज़ है, ठीक। इसके बाद सुरक्षा में भी वही समान भागीदारी होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी समान भागीदारी होना चाहिए। जो आईएएस अफसर हैं, आप देख सकते हैं, जो
वर्ग के कर्मचारी होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा कदम क्या होगा कि शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म करना होगा, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म से क्या तात्पर्य है कि जो हमारा करिकुलम है अलग अलग लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे है, टीचर ट्रेनिंग का जो करिकुलम है, इन सबको रिफॉर्म करना होगा। यानी बच्चों को हम बचपन से ही, प्राइमरी लेवल से ही संविधान की जानकारी देंगे, व्यावसायिक कुशलता पे आधारित हमारा करिकुलम होगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समझ बन पाए ऐसा करिकुलम होगा, भविष्य के ज़रूरतों की पूर्ति हो पाए उस पढ़ाई से, ऐसा पढ़ाई हम तैयार करेंगे। यानी जो हमारा एजुकेशन होगा वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जो क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की ही मांग भारत में बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे। वर्तमान के निरंतरता की आशा होगी कि जो एजुकेशन दे रहे हैं उससे क्या हो, प्रेजेंट में जो हमारा समाज चल रहा है वो और अच्छे तरीके से चलता जाए। तो जो हमारा करिकुलम होगा वो इस प्रकार से होगा। संविधान की जानकारी क्यों होगी? ताकि जो लोग अपना अधिकार नहीं ले पाते हैं वो अपना अधिकार ले पाएँ, उन्हें मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान हो, मौलिक अधिकार का ज्ञान हो, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हो। फिर इसके बाद निष्कर्ष क्या है इस थ्योरी का, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का, कि संघर्ष सिद्धांत कहता है कि संघर्ष क्या है, सार्वभौमिक है, संघर्ष हर जगह है। ये थ्योरी बोलता है संघर्ष का चक्र समाज की उपस्थिति का सूचक है, कि समाज में संघर्ष आता है फिर उस संघर्ष को ख़त्म भी कर दिया जाता है। कुछ संघर्ष खत्म होने के बाद क्या होता है, लाभकारी परिवर्तन देखने को मिलता है, और कुछ संघर्षों की उस उपस्थिति से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसके उपस्थिति से क्या पता चलता है कि समाज है, चल रहा है, उसकी उपस्थिति का पता चलता है। यह संघर्ष समाज में कई रूप में देखने को मिलता है, जैसे संसाधन के लिए संघर्ष, सत्ता के लिए संघर्ष, प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष। इन संघर्षों का परिणाम इनके दिशा व शैली व उद्देश्य पर निर्भर करता है। किस संघर्ष का कैसा परिणाम होगा उसके उद्देश्य पे निर्भर करता है। अगर संघर्ष इस उद्देश्य के साथ हम रखें हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े तो वो कंपटीशन के रूप में देखा जाएगा। अगर संघर्ष का उद्देश्य ये है कि गरीबों को दबाया जाए, हम अपना फायदा करना चाहते हैं, तो उसका परिवर्तन खराब रूप में भी देखने को मिल सकता है, फिर क्रांति हो सकती है। तो इसकी उपस्थिति आवश्यक है। देखिए क्या लिखा है कि इनके द्वारा अगर सकारात्मक प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे संघर्ष हैं जिनके द्वारा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, तो इनकी उपस्थिति आवश्यक है। अब तो ऐसे संघर्ष जिससे समाज का ध्रुवीकरण होता है, वह समाज गर्त में जा रहा होता है कि अमीर दो वर्ग बन जाए, एक अमीरों का हिंदुस्तान, एक गरीबों का हिंदुस्तान, गरीब और नीचे चलता जाए और अमीर जो है और ऊपर चलता जाए, तो क्या होगा, समाज का ध्रुवीकरण होगा। तो ऐसे जो संघर्ष हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसे जो संघर्ष हैं उनको रिमूव करने की ज़रूरत है, तभी समाज की निरंतरता सही दिशा में बनी रहेगी। तो इस थ्योरी को इस तरीके से समाज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आप इस थ्योरी को समझ ही गए होंगे। तो ये चीज़ है। तीसरी जो आपका अप्रोच है, सोशोलॉजिकल अप्रोच, वो है आपका सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत क्या है, सिंबल पे जोर देता है, सिंबल पे। जो ये आपका टर्म है, सिंबॉलिक इंटरैक्शन टर्म है, इस टर्म को 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया था, और फादर ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो इस पे बहुत ज़्यादा काम किए वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड को बोला जाता है। और इस थ्योरी को माइक्रो सोशोलॉजी थ्योरी भी बोला जाता है। ये माइक्रो लेवल पे वर्क करता है। सिंबल के माध्यम से समाज की प्रक्रिया का विकास होता है। ये थ्योरी क्या कहता है कि सिंबल के माध्यम से समाज चलता रहता है। आप देखते होंगे कि समाज में जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है और इनकी जो मीनिंग होती है, ये कोई ना कोई सिंबल से जुड़ा होता है, कोई ना कोई प्रतीक से जुड़ा होता है। आप देखते होंगे समाज में जो इंडिविजुअल है वो यदि इंडिविजुअल से इंटरेक्शन कर रहा है या फिर सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है, तो इंटरेक्शन के माध्यम से ही क्या होता है, मीनिंग इमर्ज होता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अगर आपस में इंटरेक्शन ना हो तो मीनिंग इमर्ज नहीं होगा। जब आदि मानव भारत में आए थे शुरुआत में, तो उनको कोई भी चीज़ पता नहीं था, वो किसी भी चीज़ की कोई शब्दावली नहीं जानते थे। वो क्या हुआ, आपस में जुड़ते गए, जाते गए, प्रयोग करते गए, तो तमाम शब्दावलियाँ आई, भाषा आई, इंटरेक्शन हुआ, प्रतीक आए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से ही क्या होता है, समाज में जीना आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए यदि आपको अभी कुछ भी शब्दावली न आए,
आपके पास शब्दों का भंडार ना हो, भाषा की समझ ना हो, तो क्या आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे? आपको शॉप पे साबुन मांगना होगा, चीनी खरीदना होगा, आपको स्कूल में जाना होगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सारा चीज़ ठप का मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये थ्योरी क्या कहना चाहता है कि वो समाज उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, वो समाज उतने अच्छे तरीके से चलेगा जिस समाज में इंटरेक्शन की बेटर व्यवस्था होगी, यानी अधिक मात्रा में सिंबल्स होंगे, और उन सारे सिंबल्स का जो मीनिंग है वो स्पष्ट होगा, और नए नए मीनिंग समाज में इमर्ज होते होंगे, तो समाज क्या होगा, अच्छे तरीके से चल पाएगा। आप किसी विद्यालय के अंदर जाते हैं तो देखते होंगे कि आप जब एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दिशा निर्देश होते हैं कि एडमिशन के लिए आपको फॉर्म लेना होगा, फॉर्म फिल करके कार्यालय में इस अधीक्षक के पास जमा करना होगा, उसके बाद आपको इतने रुपए की फीस रिसिप्ट कटानी होगी। तो अगर कॉलेज में दिशा निर्देश लिखा होता है तो आप ईजी तरीके से सारे स्टेप पूरा कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई दिशा निर्देश ही ना हो, आपको कोई बताने वाला ही ना हो, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आप अच्छे से वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो यही ये थ्योरी सिंबल पे जोर देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंबल दो तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। कुछ सिंबॉलिक मीनिंग इस प्रकार के मिलेंगी जो एक्चुअल फैक्ट से मेल नहीं खाती होंगी, उनको क्या किया जाता है, ओवरराइट कर दिया जाता है, उनका मैनिपुलेशन कर दिया जाता है। तो ऐसे सिंबॉलिक मीनिंग हैं जिनका मैनिपुलेशन कर दिया गया है या जिनको ओवरराइट्स कर दिया गया है, उनको क्या करना है कि स्पष्ट करना है कि भाई इसका मतलब ये नहीं, ये होता है। तो उस सिंबॉलिक मीनिंग को एक्चुअल फैक्ट से रिलेट करके समाज में उसे सही से बताना होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर आप रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे जो लड़कों के ग्रुप होते हैं, दो चार दोस्त मिल गए, और अगर देखें कि बगल से कोई लड़की गुजर रही है तो क्या करते हैं, भद्दे कमेंट बाजी करना शुरू कर देते हैं कि ओए कहाँ जा रही है, सुन तो जरा, इस प्रकार से कमेंट करने लगते हैं। और ऐसे कमेंट को क्या समझते हैं कि मेरा रुतबा है, मेरा प्रभाव है, हम किसी भी लड़की को कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ कर नहीं पाता है। तो ये उसे अपने रुतबा के रूप में देखते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि ये हानिकारक है, नकारात्मक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। सिगरेट पीना, स्मोकिंग को लोग स्टाइल के रूप में लेते हैं, कहीं भी आएंगे और ऐसे करेंगे और पीने लगेंगे सिगरेट। तो ये जो सिगरेट पीना क्या है, इसे लोग स्टाइल के रूप में लेते हैं अपने, लोग सोचते हैं मेरा प्रभाव रहेगा, लेकिन ये क्या चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है, हानिकारक चीज़ है। अगर रियल में देखा जाए तो लोग आपको इससे अच्छा नहीं बल्कि कि बदमाश और ख़राब समझेंगे। जेंडर रोल आप देखते होंगे, अगर कोई लड़की है लोग उसको कमज़ोर समझ लेते हैं, लड़का है तो उसको सोचते हैं ये नहीं रोएगा, ये तो ताकतवर है। तो ये सब क्या है, ये ऐसे सिंबॉलिक मीनिंग है जिनका मैनिपुलेशन कर दिया गया है, एक्चुअल फैक्ट्स ये नहीं है। भाई लड़का लड़की बराबर हैं, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, तो कोई कमज़ोर कैसे हुआ। स्कूल में आप देखते होंगे, स्कूल के अंदर जो बच्चे जनरली आगे बैठते हैं पहले वाले टेबल पे, तो सोचते हैं कि ये तो पढ़ने में तेज होंगे, टीचर के सारे चीज़ों के जवाब देते होंगे, और जो बैक बेंचर हैं वो बहुत ही गधे होंगे, उनको कुछ नहीं आता होगा। लेकिन मैं आपको अपना ही बता दूं कि मैं स्कूल में सबसे पीछे बैठता था, मुझे पीछे बैठना ही पसंद था, लेकिन मैं टीचर के बातों का जवाब भी देता था। मुझे पता रहता था कि टीचर आज ये लेसन पढ़ाने वाले हैं, आज ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसके सामने ही मैं वो सारा चीज़ पढ़ के जाता था, ताकि जो मेरा प्रभाव है क्लास में वो एक पॉजिटिव रूप में बन सके। तो ये चीज़ है। तो कुछ ऐसे सिंबॉलिक मीनिंग होते हैं जिनका मैनिपुलेशन हो गया है, इस थ्योरी के अंतर्गत उनको एक्चुअल फैक्ट से जोड़ के क्लियर करना होता है समाज के अंदर, ताकि समाज में जो भ्रामक स्थितियां हैं, जो समाज को बाधित कर रही हैं आगे बढ़ने से, उनको रोका जा सके। ठीक, मतलब उनको सही किया जा सके और समाज अच्छे से चले। इसके अंदर भी आपको एक साइकिल देखने को मिल जाएगा। ये साइकिल क्या है कि समाज को हम बनाते हैं। समाज के अंदर आप देखते होंगे कुछ प्रतीक आते हैं, कुछ सिंबल आते हैं, और उन सिंबल्स के कुछ न कुछ अर्थ स्थापित हो जाते हैं, मीनिंग एस्टेब्लिश हो जाते हैं। और ये मीनिंग, ये अर्थ विविध दृष्टिकोण होते हैं, यानी कि आपके नज़र में इस प्रतीक का कुछ ये अर्थ है, दूसरे के नज़र में हो सकता है इस प्रतीक का कोई अलग अर्थ हो। तो अलग अलग दृष्टिकोण में इन प्रतीकों के अर्थ भी अलग अलग रिलेट किए जाते हैं, और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से क्या होते हैं, समाज में लोग अंतःक्रिया करते हैं और समाज आगे बढ़ता है। और फिर इसी तरह ये फिर से समाज के ऊपर चला जाता है, और फिर नया कोई प्रतीक आएगा, उसके अर्थ इस्टेब्लिश होंगे, उसमें विविध दृष्टिकोणता आएगी, फिर अंतःक्रिया करेंगे लोग, उस फिर नया प्रतीक आएगा। तो ये चक्र चलता रहता है। अब यहाँ पे हमने प्रतीक की बात की, तो प्रतीक के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे हाथ जोड़ना,
हाथ जोड़ना का मतलब लोग नमस्ते समझते हैं। अगर आप हाथ हिला रहे हैं ऐसे-ऐसे तो हाय जो आप लोग करते हैं। नज़रें मिलाना, आँखों से आँखें मिलाना, इसका कई अर्थ हो सकता है कि आप प्यार से देख रहे हों, हो सकता है आप नफ़रत की निगाहों से देख रहे हो सकता है आप रुतबा दिखाने के लिए नज़र से नज़र मिला रहे हैं। आप नहीं देखते हैं कि आपके सामने प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर, और आप हो सकता है उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आप कहेंगे या मैं किसी से नहीं डरता, तो आप प्रिंसिपल के सामने भी नज़र से नज़र ऐसे मिला के जा रहे हैं, नज़रें नहीं झुका रहे हैं, ये चीज़ के लिए कि भाई मेरा रुतबा बना रहे। तो क्या होता है, प्रतीक के अलग-अलग अर्थ होते हैं, अलग-अलग दृष्टिकोण में, और इन चीज़ों के माध्यम से हम अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। थम्स अप आप देखते होंगे, थम्स अप ऐसे करते हैं, तो ये ऑल द बेस्ट का सिंबल होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम दैनिक जीवन में अपनी बातों को कहने के लिए, प्रकट करने के लिए, अपने भाव को प्रकट करने के लिए इन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, और इसके माध्यम से जो इंटरेक्शन प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। ये चीज़ है। जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म थ्योरी है वो मेनली 3 प्रिंसिपल्स पे बात करता है। अगर आप ये 3 प्रिंसिपल समझ गए तो ये थ्योरी उसमें सिमट जाती है। पहला है कि मानव अर्थ कैसे निकालता है, किसी भी सिंबल का आप अर्थ कैसे निकालते हैं। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग। तो आप देखते होंगे कि मानव के व्यवहार को देख के अर्थ निकाला जाता है। जैसे अगर आप हाथ जोड़ रहे हैं तो हम समझेंगे कि आप नमस्ते कर रहे हैं। अगर आप ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो हम समझेंगे आप हाय कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इवेंट, यदि कोई इवेंट है और उसमें जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी हम उस प्रतीक का अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर दीपक जलाने का कोई फोटो है कि क्रम में कुछ लोग हैं वो दीपक जला रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये पिक्चर दीपावली से रिलेटेड हो सकता है। तो जो मानव अर्थ निकालते हैं किसी भी प्रतीक के, ये एक्शंस के बेस पे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट इवेंट के बेस पे निकालते हैं, फिनोमिना घटना के बेस पे भी निकालते हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ ग्रुप है वो सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो इसका मतलब 2 चीज़ हो सकता है वो किसी शोक समारोह, मृत्यु, किसी चीज़, कोई मर गया हो तो वहाँ जा रहे होंगे, या हो सकता है कि वो विवाह करने के लिए भी, विवाह मतलब कि में जा रहे होंगे। कोई लड़का लड़की सफ़ेद पहन के जा रहा है तो यूरोप के अंदर आप देखते होंगे जो यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे क्रिश्चियन वाइट पहन के शादी करते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पे भी सिंबल्स का अर्थ निकालते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें हीरो हैं, हीरोइन हैं, जो नायक है, नायिका हैं, एक दूसरे से मिलन हो रहा है, एक दूसरे के वो गले लग रहे हैं। तो जो गले लगने का सिंबल है उससे हम ये अनुभव कर सकते हैं कि ये प्रेम प्रसंग हो रहा है, प्रेम की क्रिया चल रही है। तो इस प्रकार से जो हम प्रतीकों का अर्थ निकालते हैं वो 3 बेस पे निकालते हैं, ह्यूमन एक्शंस, ऑब्जेक्ट इवेंट, फिनोमिना, एक्सपीरियंस। ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो इसका दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, मानव अर्थ को प्रकट किस माध्यम से करता है। भाई हो गया, सिंबल का अर्थ हम समझ लिए, लेकिन अब उस अर्थ को हमें एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। तो इंटरेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि उस अर्थ को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो ये भाषा के द्वारा किया जाता है, शब्दावली के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो इसका तीसरा प्रिंसिपल है वो तीसरा प्रिंसिपल है मानव जो व्यवहार है या जो अर्थ है, जो अर्थ उसने समझा है, जो उसने व्यवहार को समझा है, उसकी व्याख्या कैसे करता है। जैसे कि कोई सिंबल्स हमने देखा और उस सिंबल्स को देखने के बाद जैसे कि हम देखें कि एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहे हैं, तो हाथ जोड़ने का भाई क्या मतलब है, इसकी व्याख्या, उसको इंटरप्रेट कैसे करेगा वो, तो उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो क्या करता है, उस चीज़ पे थिंकिंग करता है कि भाई दोनों हाथ को जोड़ रहा है तो क्या होगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, एक्शन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि अगर आपके सामने कोई हाथ जोड़ रहा है तो भाई हम ये सोचते हैं कि हाथ जोड़ रहा है, चेहरे पे शालीनता है, हो सकता है ये नमस्ते कर रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्शन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है और मीनिंग के चेंज होने की इसमें संभावना बनी रहती है। हो सकता है हम समझ कुछ और रहे हों और हो कुछ एक्चुअल में वो चीज़ और। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, शादी के लिए जब लड़की देखने जाते हैं आपके घर वाले, तो देखे होंगे कि लड़की कैसे बाहर निकल रही है, कैसे शर्मा रही है, कैसे लोगों से बातें कर रही है आपके मम्मी पापा से। तो इन चीज़ों से जो वो देखने गए होते हैं आपके भाई बुआ, ये सब जज करने लगते हैं कि लड़की हो सकती है ऐसी होगी, हो सकती है ऐसा होगा। इसी चीज़ को आप लड़के के संदर्भ में भी ले सकते हैं। अगर आप किसी लड़के को देखने गए हैं, अगर वो अच्छे से सबका पैर छू रहा है, एकदम पोलाइट वे में बोल रहा है, आप कहेंगे लड़का बहुत अच्छा है। चंदन लगाया तो आप बोलेंगे संस्कारी है।
तो ये चीज़ है, लेकिन हो सकता है वो दिखावा कर रहा हो। तो ये चीज़ है, इसमें मीनिंग के चेंज होने की संभावना रहती है और इसमें क्या होता है, एक्शन का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो ये चीज़ है। तो इसके जो 3 प्रिंसिपल हैं वो बेसिक से ये बात करते हैं कि भाई किसी सिंबल को समझना कैसे है, उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, और अर्थ निकाल लिए तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, और उस अर्थ को जो अर्थ है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। ये चीज़ है। अगर इस थ्योरी की आलोचना पूछा जाए, क्रिटिक्स पूछा जाए, तो इस थ्योरी की आलोचना ये किया गया है कि संपूर्ण समाज की तस्वीर को बयां नहीं करके व्यक्तिगत पर ध्यान केंद्रित करती है, कि कोई भी सिंबल हुआ इसका अर्थ मेरे नज़र में कुछ और है, दूसरे देश में कुछ और है। तो ये चीज़ है, व्यक्तिगत राय अलग हो सकती है हर सिंबल को लेके व्यक्तिगत तौर पे। ये चीज़ है। अब हम सबसे मोस्ट चीज़ क्या देखेंगे, शिक्षा में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता। हमने क्या पढ़ लिया, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, कुछ ऐसे थ्योरी प्रदान करने का कार्य करते हैं जो आम जनमानस से रिलेटेड होते हैं, लोगों की स्थितियों से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उस स्थिति के बारे में जो आम समझ होती है उससे परे होते हैं। वो जनरल कंक्लूजन नहीं होता है, वो स्पेसिफिक कंक्लूजन होता है, और इस थ्योरी को हम समाज को बेटर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर एजुकेशन के अंदर हमें सामाजिक वातावरण पैदा करना है, सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है एजुकेशन के अंदर, तो इन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को यदि हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एजुकेशन के अंदर भी सामाजिक वातावरण का निर्माण हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि समाज का शिक्षा पे व शिक्षा का समाज पे आदर्श युक्त प्रभाव हो सके व दोनों की कुशल निरंतरता बनी रहे, तो हमें जो सोशोलॉजिकल अप्रोच हैं उनका यूज एजुकेशन के अंदर करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। कि भाई देखिए, समाज से एजुकेशन अलग नहीं है, न एजुकेशन समाज से अलग है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि दोनों पे एक दूसरे का प्रभाव पड़े। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा पे समाज का प्रभाव पड़े तो समाज के सिद्धांतों को वहाँ पे हमको लागू तो करना पड़ेगा ना। और कुशल निरंतरता मतलब अच्छे से रन करें दोनों ही, एजुकेशन भी समाज भी, ऐसे नहीं कि किसी तरह भी चलता चला जाए। तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा। प्राचार्य किसी भी शिक्षा व्यवस्था के अंग की यदि हम बात करें तो प्राचार्य हो गए, अध्यापक हो गए, विद्यार्थी हो गए, थर्ड ग्रेड के कर्मचारी हो गए, लोकल एजुकेशनल बॉडीज हो गई, जो आपका डायट होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है, सोशल इंस्टीट्यूट्स हो गए, और एनजीओ जैसे आपका हो गया, में स्वच्छ व सहमति युक्त सहयोगात्मक वातावरण बन सके। आप देखे होंगे कि अगर कोई स्कूल है उसमें अगर प्रिंसिपल की बात टीचर नहीं मान रहा है, टीचर की बात स्टूडेंट नहीं मान रहा है, जो थर्ड ग्रेड के कर्मचारी हैं वो प्रिंसिपल की बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या स्कूल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी जो हम पढ़े थे, उस थ्योरी को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, हम जो स्कूल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, प्राचार्य है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, इनको स्ट्रक्चर्ड करने का काम करेंगे कि सबके बीच कोऑपरेशन हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, इंटर रिलेशन हो, ताकि स्कूल अच्छे से रन कर पाए, एजुकेशन अच्छे से रन कर पाए। तो इस चीज़ के लिए आवश्यकता है। विद्यालय की गुणवत्ता यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा कि हम एजुकेशन को स्ट्रक्चर्ड रखने का काम करेंगे, और जो एजुकेशन का फंक्शन है उसको भी तय करने का कार्य करेंगे। जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में हम पढ़े थे कि भाई क्या फंक्शन होना चाहिए समाज का कि अच्छे से रन करे, तो वही फंक्शन को हम एजुकेशन के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे कि एजुकेशन के भी फंक्शंस वही हों। विद्यार्थियों का अगर यदि समाजीकरण हमें करना है तो हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी समाज के नियमों को नहीं सीखेगा। समाज में जो संघर्ष चल रहे हैं, जो समाज में किस तरीके से कंपटीशन के माध्यम से अच्छा काम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें सिखानी होंगी बच्चों को। हिडन करिकुलम को यदि हमें क्रियान्वित करना है, जो हिडन करिकुलम होता है अगर एजुकेशन के अंदर वो इम्प्लीमेंट करना है किसी स्कूल के अंदर, समाज की चीज़ों को सिखाना है, वैल्यू सिखाना है, तो हमें भाईचारा करना पड़ेगा, असेंबली में प्रेयर कराना होगा, विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं, खेल कूद के माध्यम से आदर्श बच्चे को सिखाने होंगे। और ये सारी चीज़ें सोशोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू ही हो सकती हैं। मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को बेहतर
करने के लिए कि स्कूल में यदि 40 बच्चे आ रहे हैं तो 40 के 40 बच्चे वो सारा चीज़ सीखने का कार्य करें जो उनके करिकुलम में है। यानी किसी से भी हम भेदभाव नहीं करेंगे, ताकि यहाँ से जितने भी बच्चे निकले सारे क्वालिटेटिव हों, सारे अपने आप में विशेष हों। सामाजिक समानता समता को बढ़ावा देने के लिए कि किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं करना है, सबको वो सारी फैसिलिटीज़ देनी है, सबको वो सारे अवसर प्राप्त कराने हैं जो उनके प्रतिभा से रिलेटेड हैं, जो उनमें कुछ विशेष डेवलपमेंट ला सकते हैं। अगर किसी बच्चे में कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को कैसे फुलफिल करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से कैसे उसे सपोर्ट प्रदान किया जा सकता है, इस चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे सोशोलॉजिकल अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। सामाजिक समानता की बात आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती थी, समता की बात कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बोलती थी। मौजूदा जो सामाजिक पदानुक्रम है, जो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो यहाँ पे कमज़ोर विद्यार्थी ऐसा ना हो कि कमज़ोर होता चला जाए और तेज़ होता चला जाए। तो टीचर का काम क्या है कि वो तेज़ बच्चे से तो पूछेगा ही, लेकिन जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको भी एड्रेस करेगा, उसको भी कैसे उनके बराबर लाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए वो निरंतर काम करेगा। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक स्थान के महत्व को परिभाषित करने के लिए आप देखे होंगे कि हमने आपको पीछे पढ़ाया कि स्ट्रगल प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए होता है, पद प्राप्त करने के लिए होता है। तो विद्यार्थियों को हम सामाजिक स्थान का महत्व समझाएंगे। जैसे कि एक विद्यार्थी को अगर हम मंच प्रोवाइड करा देते हैं, वो मंच से कुछ भाषण देता है तो सारे क्लास के बच्चे उसको देखेंगे और उसका जो प्रसिद्धि है उस बच्चे की, वो स्कूल के अंदर बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो मंच का महत्व समझ जाएगा, तो सारे बच्चे मंच पे आने के लिए प्रयास करेंगे। कक्षा मॉनिटर, उप मॉनिटर, आप देखते होंगे क्लास के अंदर चुनाव होता है, तो कक्षा मॉनिटर, उप मॉनिटर को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो शिक्षक के साथ सारे कार्यक्रम में साथ में बैठने का उनको मौका मिलता है। वो शिक्षक के पीछे चलते रहते हैं, कोई काम होता है, कोई ऑब्जर्वेशन का काम होता है, उसमें शिक्षक की मदद करते हैं। तो वो एज ए क्या होते हैं, क्लास के स्टूडेंट होने के साथ साथ स्कूल का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी विशेष स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक पद की महत्व को समझाने का काम करेंगे कि वो संघर्ष करें, कंपटीशन करें और बेटर से बेटरमेंट की तरफ वो आगे बढ़ें। टॉपर को पुरस्कार देते हैं तो देखते होंगे कि उनका इज्जत क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर बहुत बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक स्थान के महत्व को हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के माध्यम से, कंपटीशन बढ़ा के। इसके बाद क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में मौलिकता कैसे आ सके, नए नए चीज़ अन्वेषणात्मक कार्य हो सके। अगर हम सारे बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दिए और बोले कि जो फर्स्ट आएगा या जो सेकंड नंबर पे आएगा या जिसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको सम्मानित किया जाएगा, उसका पब्लिश होगा, स्कूल उसका एक मतलब बुक निकालेगी या जो भी चीज़ें हैं, जिस भी प्रकार से उसे प्रमोट किया जा सकता है, तो क्या करेंगे ये बच्चे, नए नए काम करने का कोशिश करेंगे, कुछ नया खोज करने का कोशिश करेंगे जिस भी विषय के ऊपर उनको प्रोजेक्ट दिया गया है। तो कंपटीशन पैदा करने का यहाँ पे हम काम कर रहे हैं और ये कंपटीशन पैदा करने की बात कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बोली गई थी। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें दो ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में संघर्ष है। ग्रुप ए के अंदर 5 बच्चे हैं और ग्रुप बी के अंदर भी 5 बच्चे हैं। तो हर ग्रुप का क्या कोशिश होगा कि जो हम लोग पाँचों हैं वो आपस में मिले रहें और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करने का काम करें, कोई भी अलग तरीके से नहीं, वहाँ पे सब लोग हम लोग मिल के रहेंगे। अभी जब तक हम लोग प्रोजेक्ट को जीत नहीं जाते हैं तब तक एक मिल के काम करना है। तो सामूहिक एकता का भाव पैदा होगा बच्चों में। ये स्ट्रक्चर्ड थ्योरी हमें सिखाती है कि आपस में अगर संगठित रहेंगे तो रिजल्ट बेटर आएगा, ये चीज़ है। फिर इसके बाद लास्ट चीज़ क्या है कि विद्यार्थियों के सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया को एग्जामिन व डेवलप करने हेतु उन्हें विभिन्न तरीके के सिंबल्स के मीनिंग समझाने होंगे और वो कैसे बेटर इंटरेक्शन कर सकें, इस दिशा में उन्हें अवसर प्रदान किया जाएगा, उनकी शब्दावली को विकसित किया जाएगा। ये हमें कौन सा थ्योरी बोलती है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी बोलती है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो ये चीज़ को हम कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा और यदि
आपको कोई भी समस्या आती है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आती है, या आपका कोई सुझाव है क्लास को लेकर कि क्लास इस प्रकार से नहीं सर ऐसे चलना चाहिए, या सर इस तरीके से मत पढ़ाइए, इस प्रकार से पढ़ाइए, तो जो भी आपका सुझाव है मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप कमेंट में लिखिएगा, मैं विचार करूँगा उस पे। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज्वाइन कीजिएगा दोनों को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कम्युनिटी टैब में मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूँगा इस सेशन को लेके, तो उसके जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।